नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी एक बार पुनः से विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। हम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज आप सभी के मध्य में हम हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आपके बीच में उपस्थित हैं, जो आपके लिए यूपी टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस, एलटी ग्रेड, केबीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसएसबी और अन्य आपकी सभी भारतवर्ष की परीक्षाओं में कारगर साबित होंगे। तो एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल के ऊपर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बगैर किसी इंतजार के आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ। वे मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाहित काह छार भरी बूठी। पद्मावत में यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? अलाउद्दीन, रत्नसेन, हीरामन शुक, नागमती। आप सभी लोगों को अपना सही उत्तर करना है और बताना है कि ये जो पद्मावत महाकाव्य है, क्या है पद्मावत? ये महाकाव्य है। और किसका है महाकाव्य? तो ये मलिक मोहम्मद जायसी जी का है। तो ये कथन किसका है? मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नाहित काह छार भरी बूठी। तो आप सभी लोगों का इस प्रश्न के लिए जवाब आया है विकल्प सी, तो राइट माना जाएगा। यानी हीरामन जो तोता है उसके द्वारा ये बात कही जा रही है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत प्रबंध काव्य से ये जो है हीरामन तोते का कथन है। और हम लोग जो है महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं पद्मावत के विषय में। इसका नायक कौन है? रतन सेन। और नायिका कौन है? पद्मावती। नागमती वियोग खंड बड़ा ही महत्वपूर्ण है, जो कि 30वां खंड है। और इस ग्रंथ का आरंभ शाहे वक्त से होता है। किससे होता है? शाहे वक्त से। शेरशाह सूरी की प्रशंसा से इसका जो है प्रारंभ हुआ है। और उसके साथ में पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया है? आलो उजाला नामक कवि ने। किसने किया है? पद्मावत का बंगला अनुवाद आलो उजाला नामक कवि ने। फिर आपका अगला प्रश्न है, गोदान में आए प्रसंगों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। शिकार प्रसंग, भोला का होरी को गाय देना, सुंदरिया गाय की हत्या, दमड़ी बसोड़ का प्रसंग, राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ। तो ये कई सारे प्रसंग है गोदान उपन्यास के, और इनको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो पहले कौन सा प्रसंग है? भोला का होरी को गाय देना, यानी कि बी। फिर दूसरा प्रसंग कौन सा है? राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ, यानी कि डी। फिर यानी ये डी होगा, दमड़ी बसोड़ का प्रसंग। फिर तीसरा है राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ, यानी कि ई। फिर अगला है शिकार का प्रसंग, यानी कि ए। और फिर अगला है सुंदरिया गाय की हत्या, यानी कि सी। तो आपका उत्तर क्या है? बी डी ई ए सी। ये जिस कूट में होगा वही आपका सही उत्तर होगा। हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले भोला का होरी को गाय देना, दूसरा दमड़ी बसोड़ का प्रसंग, तीसरा राय साहब के यहाँ धनुष यज्ञ,
और चौथा शिकार प्रसंग, पांचवा है सुंदरिया गाय की हत्या। बी डी ई ए सी जिसमें होगा वही आपका सही उत्तर है। तो बी डी ई ए सी किसमें है आपका? विकल्प बी में, और यही आपका सही उत्तर है कूट के रूप में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। गोदान प्रेमचंद जी के द्वारा रचित यह एक जो है महाकाव्यात्मक उपन्यास है। किस प्रकार का है? महाकाव्यात्मक। और फिर इसके बाद में गोदान उपन्यास के अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ही घटनाक्रम है। गोबर द्वारा झुनिया को भगाकर घर लाना, यानी गोबर क्या करता है? झुनिया को भगाकर अपने घर लाता है। राय साहब को खबर मिलना कि होरी से गांव के पंचों ने जुर्माना वसूल किया है। और राय साहब की कन्या के विवाह की बातचीत। फिर गोबर का पुनः शहर आना। ये सब कुछ जो है महत्वपूर्ण घटनाक्रम है गोदान उपन्यास का। अगला आपका प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज के संबंध में सही कथन है। देखते हैं हम लोग कौन कौन से सही कथन है फोर्ट विलियम कॉलेज के विषय में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासनिक सुविधा के लिए सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो ये क्या है? बात सही है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रशासनिक सुविधा के लिए सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1802 में भाषा मुंशी के पद पर सदा सुखलाल नियाज नियुक्त हुए। 1802 में भाषा मुंशी के पद पर सदा सुखलाल नियाज नियुक्त हुए। तो ये क्या है? बात सही नहीं है। फिर है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अंग्रेज अफसरों को भारतीय रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति और देसी भाषा का ज्ञान कराने के लिए हुई थी। ये बात बिल्कुल सत्य है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना अंग्रेज अफसरों को भारतीय रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति और देसी भाषा का ज्ञान कराने के लिए हुई। अगला जो है कथन है, जॉन गिलक्राइस्ट हिंदुस्तानी विभाग के प्रोफेसर नियुक्त हुए। ये भी क्या है? बिल्कुल सही बात है। जॉन गिलक्राइस्ट जो हैं हिंदुस्तानी विभाग के प्रोफेसर नियुक्त होते हैं। ये भी बात सत्य है। फोर्ट विलियम कॉलेज में कार्य करते हुए इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी। तो ये क्या है? बात गलत है। तो आपका सही कथन कौन सा है फोर्ट विलियम कॉलेज के विषय में? ए, सी और डी, तीन बातें सही हैं। तो ए, सी और डी जिस कूट में होगा वही आपका सही उत्तर माना जाएगा। तो ए, सी, डी किस में है? विकल्प बी में। यही आपका सही उत्तर है। हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 को हुई। उस समय लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल थे। इसकी स्थापना अंग्रेज अफसरों को भारतीय रहन सहन, सभ्यता, संस्कृति और देशी भाषा का ज्ञान कराने के लिए हुई थी। जॉन गिलक्राइस्ट को 18 अगस्त 1800 ईस्वी को हिंदुस्तानी विभाग का प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। और जॉन गिलक्राइस्ट कैप्टन जेमल मेयर, कैप्टन जॉन विलियम टेलर हिंदुस्तानी विभाग के समय समय पर प्रोफेसर बने। कौन? जॉन गिलक्राइस्ट, कैप्टन जेमल मेयर, कैप्टन जॉन विलियम टेलर। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम कहानी में हीराबाई को ले जा रही बैलगाड़ी के रास्ते में उल्लिखित स्थानों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। बहुत ही शानदार कहानी है मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम। हीराबाई
उसकी पात्र है, बैलगाड़ी से जा रही है, रास्ते में कौन कौन से स्थान पड़ते हैं उसको पहले से बाद के क्रम में लगाना है। फारबिसगंज, चंपानगर, सीताधार, तेगछिया, ननदपुर। तो इसमें आप सभी को सही क्रम में लगाना है। तो चलिए देखते हैं हम सभी लोग। तो सबसे पहले क्या है, पड़ता है चंपानगर। कौन सा? चंपा नगर, यानी कि विकल्प बी। फिर उसके बाद में कौन सा नगर पड़ता है? तेगछिया, यानी कि डी। उसके बाद में कौन सा पड़ता है? ननदपुर, यानी कि ई। फिर उसके बाद में कौन सा स्थान पड़ता है? सीताधार, यानी कि सी। और उसके बाद में कौन सा पड़ता है? फारबिसगंज, यानी कि ए। तो ये पहले से बाद के क्रम में स्थानों के नाम हैं मारे गए गुलफाम कहानी के, जो हीराबाई को लेकर बैलगाड़ी जाती है। BDECA ये आपका जिस कूट में होगा वही आपका सही उत्तर है। तो BDECA किसमें है? विकल्प बी में, यही आपका सही उत्तर है। मारे गए गुलफाम उर्फ तीसरी कसम, ये क्या है? कहानी है। क्या है? कहानी है। इसके लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा रचित है। इस कहानी के विषय में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इस कहानी पर राज कपूर अभिनीत एक फिल्म बनती है जिसका नाम है तीसरी कसम। हीरामन, हीराबाई, पलटदास, लहसनवा, दरोगा साहेब, मनीब जी, लाल मोहर इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। और हीराबाई का संबंध मथुरा मोहन कंपनी तथा रौता कंपनी से था। ये दोनों क्या हैं? नाटक की कंपनियां हैं। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, किस कहानी में घनश्याम नगर, कुल्लू, दिल्ली एम्पोरियम, धूमनगंज आदि स्थानों का उल्लेख हुआ है? पिता, परिंदे, अमृतसर आ गया, कोसी का घटवार। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सभी के लिए। किस कहानी में घनश्याम नगर, कुल्लू, दिल्ली एम्पोरियम, धूमनगंज आदि स्थानों का उल्लेख हुआ है? तो आप सभी का इस प्रश्न के लिए जवाब आ रहा है विकल्प ए, तो सही माना जाएगा। पिता कहानी में घनश्याम नगर, कुल्लू, दिल्ली एम्पोरियम, धूमनगंज आदि स्थानों का उल्लेख हुआ है। और आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि पिता कहानी के लेखक कौन हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ इसका उत्तर भी दिया गया है। पिता कहानी के लेखक कौन है? ज्ञान रंजन जी। इस कहानी का महत्वपूर्ण अंश है, अभी घनश्याम नगर के मकानों के लंबे सिलसिलों के किनारे किनारे सवारी गाड़ी धड़धड़ाती हुई गुजरी। फिर उसके बाद में अगला अंश है, कुल्लू का सेब मगाने और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियां मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे। न लोकेशेड से उठती इंजनों की सटीक ध्वनि, न कंक्रीट की ग्रैंड ट्रंक पर से होकर आती धूमनगंज की ओर इक्के दुक्के लौटते इक्कों के घोड़ों की टापें। उसके बाद में पिता कहानी के प्रमुख पात्रों को हम लोग दिखते हैं, दादा भाई और पिता। कौन कौन है इसके प्रमुख पात्र? दादा भाई और पिता। इस कहानी में पिता रामायण,
और गीता पुस्तकों में जिंदगी के 35 वर्ष काट दिए। किसमें? रामायण और गीता पुस्तकों में जिंदगी के कितने वर्ष काट देते हैं? 35 वर्ष। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है, मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा? नहीं जाना जा सकता। चंद्रगुप्त नाटक का ये संवाद किसका है? चाणक्य, अलका, सिंहरण, चंद्रगुप्त। बहुत ही शानदार प्रश्न आप सभी के सामने है। मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निरवकाश हृदय वाला हो जाएगा? नहीं जाना जा सकता। तो इस प्रश्न के लिए आप सभी लोगों ने अपना जवाब दिया है विकल्प सी, सिंहरण। तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़ेंगे हम सभी। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक चंद्रगुप्त है और इसका प्रकाशन कब हुआ है? 1931 ईस्वी में। इस नाटक के पात्र ये सिंहरण का संवाद है और सिंहरण का एक महत्वपूर्ण कथन है, आर्यावर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मस्ती प्रस्तुत हो रही है। आर्यावर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मस्ती प्रस्तुत हो रही है। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, संस्कृत के 4 अध्याय एवं प्रकरण के आधार पर सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। तो सबसे पहले है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृत का आविर्भाव। तो अध्याय, इसके लिए प्रकरण कौन सा होगा? आर्य द्रविड़ समस्याएं, यानी ए के लिए चौथा, भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृत का आविर्भाव। इसका प्रकरण क्या होगा? आर्य द्रविड़ समस्याएं। फिर दूसरा है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। इसके लिए कौन सा सही होगा? बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। क्या सही होगा? बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। एक तो ए का चौथा हो गया और दूसरा है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। इसके लिए सही क्या होगा? बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। फिर है हिंदू संस्कृत और इस्लाम। इसके लिए क्या सही होगा आपका? अमृत और हलाहल संघर्ष। हिंदू संस्कृत और इस्लाम, अमृत और हलाहल संघर्ष। फिर है भारतीय संस्कृत और यूरोप। इसका प्रकरण है मुस्लिम नवोत्थान। क्या है? मुस्लिम नवोत्थान। तो यहाँ पर आपका सही मिलान कर दिया गया है और कूट के रूप में जो आपका इसमें सही उत्तर होगा वो क्या माना जाएगा? विकल्प बी आप सभी का सही उत्तर होगा। कौन सा? विकल्प बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। संस्कृत के 4 अध्याय का प्रकाशन कब हुआ है? 1956 ईस्वी में। कब होता है? 1956 में। और इसके लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी। और मिलान एक बार हम लोग पुनः देख लेते हैं। भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृत का आविर्भाव, आर्य द्रविड़ समस्याएं प्रकरण है। प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, इसके लिए बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग है। फिर है हिंदू संस्कृत और इस्लाम, इसके लिए अमृत और हलाहल का संघर्ष है। फिर है भारतीय संस्कृत और यूरोप अध्याय का प्रकरण है मुस्लिम नवोत्थान। फिर संस्कृत के 4 अध्याय,
पुस्तक में कुल कितने अध्याय हैं? 4 अध्याय हैं, ये बात आपको याद रखनी है। प्रथम अध्याय में कुल 3 प्रकरण हैं, द्वितीय अध्याय में कुल 7 प्रकरण हैं, तृतीय अध्याय में कुल 12 प्रकरण हैं और चतुर्थ अध्याय में कुल 17 प्रकरण है। फिर आप सभी का अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है आपको और कूट के अनुसार उत्तर करना है। क्या है इसमें? साहित्य की महत्ता, निबंध हैं और दूसरी तरफ निबंधकार हैं। तो साहित्य की महत्ता, ये निबंध किसका है? साहित्य की महत्ता, ये निबंध किसका है? तो ये है आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। फिर है साहित्य का मूल्य, साहित्य का मूल्य, ये किसका है निबंध? बाबू गुलाब राय जी का। फिर है साहित्य देवता, ये निबंध किसका है? तो साहित्य देवता निबंध लिखा है आपके माखनलाल चतुर्वेदी जी ने। फिर है साहित्य कला और प्रेम, ये निबंध किसका है? तो ये निबंध है आपका यशपाल जी का, साहित्य कला और प्रेम। तो ये आपका मिलान कर दिया गया है। साहित्य की महत्ता महावीर प्रसाद द्विवेदी, साहित्य का मूल्य धर्मवीर यानी बाबू गुलाब राय, साहित्य देवता माखनलाल चतुर्वेदी, साहित्य कला और प्रेम ये है यशपाल जी का। तो आपका यहाँ पर सही मिलान कर दिया गया है। और कूट के रूप में इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे तो उत्तर कौन सा इसमें सही होगा आपका? तो वो माना जाएगा विकल्प ए आपका राइट आंसर होगा। कौन सा? विकल्प ए। आगे बढ़ते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के चर्चित निबंध है महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, कवि कर्तव्य, कालिदास की निरंकुशता, संस्कृत साहित्य का महत्व। फिर बाबू गुलाब राय जी के प्रसिद्ध निबंध हैं ठलुआ क्लब, प्रबंध प्रभाकर, फिर निराशा क्यों, कुछ उतले कुछ गहरे। ठलुआ क्लब, प्रबंध प्रभाकर, फिर निराशा क्यों, कुछ उतले कुछ गहरे। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका, मैं मानता हूं कि आप लोग कुचले हुए और उपेक्षित हैं, लेकिन आपको अपनी इस ताकत का एहसास होना चाहिए कि अगर आप चाहें तो प्रशासन की इस मशीन का चलना असंभव बना दे सकते हैं। ये आप ही लोग तो हैं जो रेलों और तारघरों को चलाते हैं। ये कथन किस राष्ट्रीय नेता का है? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल। तो ये कथन यानी कि किसका है? तो आप सभी का जवाब है विकल्प ए। तो बिल्कुल सही होगा। बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि मैं मानता हूं कि आप लोग कुचले हुए और उपेक्षित हैं, लेकिन आपको अपनी इस ताकत का एहसास होना चाहिए कि अगर आप चाहें तो प्रशासन की इस मशीन का चलना असंभव बना दे सकते हैं। ये आप ही लोग तो हैं जो रेलों और तारघरों को चलाते हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। एक तरफ है उपन्यासकार, दूसरी तरफ है उपन्यास, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपन्यास हैं आपके। तो चलिए हम लोग देखेंगे इसमें कौन सा उपन्यास किसका है। तो सबसे पहले है ठाकुर प्रसाद सिंह, इनका उपन्यास कौन सा है? कुब्जा सुंदरी। क्या है? कुब्जा सुंदरी। फिर है देवेश ठाकुर, इनके जो है उपन्यास का नाम क्या है? भ्रम भंग। क्या है? भ्रम भंग। फिर है रामदरस मिश्र जी, रामदरस मिश्र जी के उपन्यास का नाम क्या है? अपने लोग। गंगा प्रसाद बिमल जी हैं, इनके उपन्यास का नाम है मृगांतक। एक बार पुनः ठाकुर प्रसाद सिंह का उपन्यास है कुब्जा सुंदरी, देवेश ठाकुर का उपन्यास है भ्रमभंग, रामदरस मिश्र का उपन्यास है अपने लोग, और गंगा प्रसाद बिमल का उपन्यास है मृगांतक।
तो यहाँ पर आप सभी का सही मिलान कर दिया गया है। और कूट के रूप में यदि आप देखेंगे तो आपका उत्तर कौन सा सही माना जाएगा, तो विकल्प बी आपका सही जवाब होगा, सही कूट होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 घरों का गांव। 7 घरों का गांव ठाकुर प्रसाद सिंह जी का उपन्यास है। क्या नाम है? 7 घरों का गांव। जंगल के जुगनू देवेश ठाकुर का उपन्यास है। पानी के प्राचीर रामदास मिश्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। मरीचिका गंगा प्रसाद बिमल का प्रसिद्ध उपन्यास है। और ये सभी उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप सभी को याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। एक तरफ है हिंदी के व्यंजन और दूसरी तरफ है उनका उच्चारण स्थान। तो चलिए देखते हैं हम लोग इनके उच्चारण स्थान को। तो सबसे पहले है पा फा बा भा। ये इसका उच्चारण स्थान क्या है पा फा बा भा का? तो ये है द्वयोष्ठी। क्या है? द्वयोष्ठी। पा फा बा भा का उच्चारण स्थान है द्वयोष्ठी। फिर है ना हा ला आधा ला हा। इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान है वर्त से। क्या है? वर्त से। फिर जो है का खा गा घा, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान होगा आपका कोमल तालव्य। का खा गा घा कोमल तालव्य। फिर है चाछा जाझा, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो वो है तालव्य। चाछा जाझा का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य है। तो ये आपका सही मिलान हो गया। पाफा बाभा का द्वयोष्ठी, नाहाला का ये है वर्त से, काखा गाघा का है कोमल तालव्य, चाछा जाझा का है तालव्य। तो ये सही मिलान हुआ। और कूट के रूप में आपका सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो आप सभी का उत्तर जो है माना जाएगा विकल्प ए। फिर हम लोग आगे बढ़ चलते हैं। ताथा दाधा ना, इनका उच्चारण स्थान है दंते। टाठा डाढ़ा आड़ा डाढ़ा, इनका उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। फिर है वा, इसका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ व्यंजन है ये। आपका अगला प्रश्न है, किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोक की तरह उससे चिपटे रहना, ये भी गलत है। परिंदे कहानी का उक्त कथन किसने कहा है? ह्यूबर्ट, करीमुद्दीन, मिस लतिका और डॉक्टर मुखर्जी। किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोंक की तरह उससे चिपटे रहना, ये भी गलत है। परिंदे कहानी में ये कथन किसका है? तो आप सभी लोगों का सही जवाब क्या होगा? विकल्प डी, डॉक्टर मुखर्जी का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। परिंदे कहानी किसकी है ये? निर्मल वर्मा जी की। डॉक्टर मुखर्जी कहते हैं किसी चीज को न जानना यदि गलत है तो जानबूझकर न भूल पाना, हमेशा जोक की तरह उससे चिपटे रहना, ये भी गलत है। फिर परिंदे कहानी के प्रमुख पात्रों को हम लोग जानते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। लतिका, करीमुद्दीन, सुधा, जूली, फादर एलमंड, गिरीश नेगी। लतिका, करीमुद्दीन, सुधा, जूली, फादर एलमंड, गिरीश नेगी, ये इसके प्रमुख पात्र हैं। परिंदे शीर्षक से एक कहानी संग्रह भी है जिसमें कुल 7 कहानियां संग्रहित हैं। परिंदे कहानी संग्रह में कितनी कहानियां संग्रहित हैं? तो 7 कहानियां संग्रहित हैं। अगला प्रश्न है, रुपया को बजा कर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है,
यह उक्ति किस पात्र से संबद्ध है? प्रशांत, बालदेव, कालीचरण, बावनदास। रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। तो आप सभी का जवाब इस प्रश्न के लिए आया है विकल्प बी, तो बिल्कुल ठीक माना जाएगा। बालदेव का ये कथन है, रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। फणीश्वर नाथ रेड द्वारा रचित जो मैला आंचल उपन्यास है, वहां से जो है ये कंस लिया गया है। लक्ष्मी के आंसू थम चुके थे, बालदेव जी ठीक समय पर आ गए। महंत साहब बालदेव जी को बहुत प्यार करने लगे थे। 5-7 दिनों की जान पहचान में ही महंत साहब ने बालदेव जी को अच्छी तरह पहचान लिया था। रुपया को बजा कर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है। जो मैला आंचल उपन्यास है ये 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। ये उपन्यास बिहार राज्य के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव से संबंधित है। इसके प्रमुख पात्र हैं बहरा चेथरू, बिरंचीदास, कालीचरण, सुमृतिदास, लक्ष्मीदासेन, कमली, रधिया, ममता, फुलिया, सकलदीप, कलिया, महंत साहब आदि। उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है, झुनिया को शरण देने पर पंचायत का दंड चुकाने के लिए होरी ने किसके हाथ अपने घर को 80 रुपये में गिरव रखा? झिगुरी सिंह, दातादीन, लाला पटेश्वरी, नोखेराम। झुनिया को शरण देने पर पंचायत का दंड चुकाने के लिए होरी ने किसके हाथ अपने घर को 80 रुपये में गिरव रखा? आप सभी को अपना सही उत्तर बताना है। तो आप लोगों का इस प्रश्न के लिए जवाब आ रहा है विकल्प ए, तो बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों का होगा। यानी झुनिया को शरण देने पर जब पंचायत के द्वारा दंड बोला जाता है उसे चुकाने के लिए होरी ने अपने घर को 80 रुपये में गिरव किसके पास रखा था? झिगुरी सिंह के पास में। फिर ये जो अंश है ये गोदान उपन्यास का है, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का है। गोदान उपन्यास वहां से लिया गया है। उसी वक्त होरी अपने घर को 80 रुपये पर झिगुरी सिंह के हाथ गिरव रखा था। डांड के रुपये का इसके सिवा वह और कोई प्रबंध न कर सका था। 20 रुपये तो तेलहन, गेहूं और मटर से मिल गए। ये कथन कहाँ का है? गोदान उपन्यास का। इस प्रकार झुनिया को शरण देने पर पंचायत का दंड चुकाने के लिए होरी ने झिगुरी सिंह के हाथ अपने घर को 80 रुपये में गिरव रखा था। गोदान ये जो उपन्यास है इसका प्रकाशन 1936 ईस्वी में हुआ है। रूपा, सोना, ओंकारनाथ, मालती, राय साहब, गोविंदी, सिलिया, धनिया, गोबर, मेहता, हीरा, पंडित नोखेराम, लाला पटेश्वरी इत्यादि जो है इस उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सत्र को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखा जाना समझा। हम उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं में
कारगर साबित होगा। सेशन को लाइक करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और उन सभी साथियों का हार्दिक आभार जो अंत तक सेशन को वॉच किए हैं। हम जो है आप सभी को मिलेंगे पुनः से एक नए सेशन में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।